चलो स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 43 पढ़े थे, 44 पढ़े थे और 45 पढ़े थे, है ना। अब लोग आगे का जो सेक्शन है, ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऐसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन 43 क्या था बताओ? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। इसमें क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ शेयर पढ़े थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या क्या पढ़े थे? इक्विटी काइंड्स में दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? इक्विटी इक्विटी और प्रेफरेंस। रेफरेंस। डिस्कशन हम लोग किए थे, कोई डाउट है तो पूछ। इक्विटी में दो चीज था, एक था यूनिफॉर्म बेसिस और एक था डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना। ये बहुत कम इशू होता है, बट कंपनी के पास अधिकार है, कंपनी लॉ परमिट करता है, तो ये इशू लाया जा सकता है ना। हम एक एग्जांपल बताते हैं कि टाटा मोटर्स ने इशू किया था, है ना। उसके बाद इसके बाद का जो सेक्शन था, कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 44। क्या बोलते हो? बोलो। काइंड्स के बाद क्या था? नेचर। क्या था? नेचर, है ना। इसमें ये बताया गया है ना कि सेक्शन 44 ये बताता है कि शेयर और डिवेंचर्स के नेचर क्या होंगे, है ना। नेचर्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स बताए थे हम। क्या माना गया इसको? मूवेबल माना गया। क्या माना गया है? मूवेबल माना गया, है ना। और हम बताए थे कि ये मूवेबल प्लस मार्केटेबल भी है ना। और ये दोनों जब मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? गुड्स बन जाता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। कहाँ लिखा हुआ है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शेयर्स, डिवेंचर या बॉन्ड्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, सारे के सारे हम क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। गुड्स की जो डेफिनेशन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वो ये कहता है कि मनी और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके, है ना, जितनी भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, अगर वो मूवेबल और मार्केटेबल है तो हम इसको मानेंगे कि वो गुड्स है। और उसी में ये डेफिनेशन जो है एक्चुअली इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटीज होते हैं, है ना, तो कौन सा सिक्योरिटीज? तो एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, है ना, कि जो सिक्योरिटीज है हम सबको गुड्स मानेंगे, है ना। तो हमने ये कहा था कि सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, है ना, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सब सारे चीज क्या है? सिक्योरिटीज है। और इसके आधार पे हम कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज जो होते हैं वो गुड्स होते हैं। नेचर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़े थे? सेक्शन जो 45 था, ये बोर्ड थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा अच्छे से। देखो सेक्शन 45, राइट। हमने बताया ये था नंबरिंग। क्या था? नंबरिंग, है ना। हमने नंबरिंग का इंपॉर्टेंस बताया था। एक चीज इसमें याद रखना है कि कंजिक्यूटिवली क्या होना चाहिए? नंबर्ड होना चाहिए, यानी सीरियल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, है ना। इसका इंपॉर्टेंस हम अपन क्लास वीडियो में डिस्कशन किए थे। चलो अब आज जो पढ़ना है, अब इससे आगे पढ़ना है ना। सेक्शन 46 से पढ़ना है। अब देखना सेक्शन 46 करता है क्या है। 46 क्या बोलता है? बोलो। शेयर ऑफ सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, है ना। देखो 46 शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील अगर है, क्या है? कॉमन सील अगर है, ठीक है, तो लगाना अनिवार्य है। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो एक और भी चीजें आई यहाँ पे, राइट। अगर हम 1956 को देखें तो उसमें ऐसा प्रोविजन था कि कॉमन सील का होना मैंडेटरी था अकॉर्डिंग टू 1956। लेकिन जब 2013 आया तो इन्होंने कहा कि कॉमन सील अब मैंडेटरी नहीं है। कॉमन सील को इन्होंने क्या बना दिया? ऑप्शनल बना दिया। लेकिन ऑप्शनल है, लेकिन अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील है तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जहां पे कॉमन सील लगाना अनिवार्य होता है। जैसे कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, राइट, है ना, कंपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, कंपनी कोई प्रॉपर्टी बेचे, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट में क्या होता है कि या कंपनी कोई सिक्योरिटीज इशू करे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, अगर शेयर इशू किया जाए, डिवेंचर इशू किया जाए, और इफ
कंपनी हैविंग अ कॉमन सील, है ना, देन द एफिक्सिंग द कॉमन सील इज द मैंडेटरी। लेकिन अगर कॉमन सील नहीं होगा तब फिर जरूरत नहीं है, फिर क्या होगा, क्या करना पड़ेगा अपन देखेंगे, है ना। कॉमन सील का यहाँ पे मतलब कॉमन सील जस्ट हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, है ना, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट, है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो आखिर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, है ना। इंस्ट्रूमेंट कहाँ डिफाइन है, स्टाम्प एक्ट में डिफाइन है ना। स्टाम्प एक्ट में जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट, है ना। तो डॉक्यूमेंट अलग होता है, इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिंपल अभी इतना समझते हैं जिससे कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, है ना। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी अगर क्रिएट होगा तो शेयर सर्टिफिकेट भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक इंस्ट्रूमेंट है तो लाजमी है अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन सील लगाना पड़ेगा, है ना। कॉमन सील के साथ साथ, है ना, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, राइट। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, अगेन है, अगर है, जिस तरीके से यहां था कि कॉमन सील अगर है तब लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से, है ना, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है इसको भी साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के ये शेयर सर्टिफिकेट एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट ऐसे है क्या, है ना। एक बात बताओ, हम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, हमने तो पैसा लगा लिया, क्या प्रूफ है कि हमने पैसा लगाया, दैट इज द टाइटल डॉक्यूमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, ये टाइटल डॉक्यूमेंट है। जैसे हम जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका दस्तावेज मेरे पास होता है, राइट, ठीक है। तो और दाखिल खारिज होता है, फिर अपन रसीद करवाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर खरीदने के लिए कुछ तो टाइटल डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ हमने पैसा लगाया है, हमारे पास कुछ टाइटल डॉक्यूमेंट है ना। तो कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। अगर शेयर सर्टिफिकेट के केस में जब इशू किया जाएगा, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाना अनिवार्य है। उसके साथ 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उनका भी साइन किया जाना जरूरी माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी में मान लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तब क्या होगा सर, तो केवल 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। सर कंपनी में कॉमन सील भी नहीं है ना, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, केवल 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जो ऑथराइज होगा बोर्ड के द्वारा वो साइन कर देंगे, है ना। तो ये कहानी हो गया। और ये साइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन है। आखिर हम उस टाइटल पे कल के दिन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए हमको अगर शेयर से लेकर के, है ना, अगर हमारे टाइटल को मानने से इनकार कर दिया जाए तो यही तो वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके माध्यम से हमें क्या करेंगे, किसी भी मान लो जैसे ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में अगर हमको जाना पड़ेगा तो इस माध्यम से हम बता सकते हैं कि नहीं हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है और ये प्रूव करता है कि मैंने शेयर कंपनी का खरीदा था। तो ये कहानी हो गया। ये तो है कि शुरुआत की बात है ना। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो क्या करता है, सबसेक्शन जो 2 है वो ये कहता है कि अगर मान लो, है ना, कोई शेयर सर्टिफिकेट, है ना, अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ना, तब क्या होगा, है ना। फिर इसमें बोलता है कि म्यूटिलेटेड हो जाए, है ना, टॉर्न हो जाए, है ना। तो ये सब केस में फिर क्या होगा, है ना। कल भी थोड़ा बहुत हम इस पे चर्चा, अच्छा जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, इसका फॉर्मेट जो इसका जो फॉर्म है दैट इज एसएच वाला, है ना। ये कल भी हम लोग डिस्कशन थोड़ा बहुत कर रहे थे। अब हम बता रहे हैं कि अगर शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तब क्या करेंगे। हमने कल बताया था कि इस केस में एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा हमको, है ना। और एफआईआर लॉन्च करके क्या करेंगे, इस एफआईआर की कॉपी, है ना, एफआईआर की कॉपी, और अगर मेरे पास कुछ फोटोकॉपी वगैरह है इस इंस्ट्रूमेंट का कहीं पे भी, है ना। इसलिए ऐसा करना चाहिए क्या कि जब भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो हमको अपने मेल पे मेल कर लेना चाहिए, है ना, या आप गूगल ड्राइव में सेव करके रख लो, है ना, ताकि ये फ्यूचर में अगर किसी भी तरीके से इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा और इसकी एक कॉपी रहेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रॉनिकली इन चीजों को हम अगर सेव करके कहीं रखते हैं गूगल ड्राइव वगैरह पे, है ना, तो लॉस्ट होने के चांस भी नहीं रहते। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमको इस तरीके से रखना चाहिए। तो डिस्ट्रॉय के केस में, लॉस के केस में हमको एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद अगर इसकी कोई कॉपी है तो इसकी कॉपी के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। हम कंपनी में जमा करेंगे। अब कंपनी के पास भी क्या होता है, कंपनी के पास क्या होता है, मेंबरशिप रजिस्टर होता है। क्या होता है, मेंबरशिप रजिस्टर होता है। इसमें कंपनी अपने सारे मेंबर्स का नाम लिख के रखती है, ठीक है। तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, कंपनी को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है ना, तो कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर से उन चीजों को चेक करेगी कि आप जो कर रहे हैं कहाँ तक ये बात सही है ना। चेक करने के बाद, है ना,
चेक करने के बाद अगर कंपनी को सब चीज सही लगता है ना, फिर क्या करेगी कंपनी? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। क्या करेगी? यहाँ पे क्या इशू होगा? डुप्लीकेट, क्योंकि ये ओरिजिनल तो पहले था, है ना। अब क्या किया जाएगा, है ना, कंपनी इस मैटर को बोर्ड में लेके जाएगी, है ना, ध्यान रखना बात है। बोर्ड में अप्रूवल होगा, बोर्ड में अप्रूवल होगा। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, जिसका भी शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हुआ था उनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। दूसरे केस में कहता है कि अगर म्यूटिलेटेड हो जाए, टॉर्न हो जाए, डिफेस्ट हो जाए, है ना, बताते हैं सब क्या है एक्चुअली, डिफेस्ट हो जाए, है ना, तो इस केस में, या अगर कोई सरेंडर कर दे, है ना। अब देखना अच्छे से, टॉर्न का मतलब होता है बार बार फोल्ड करते 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 क्या हो गया वो, है ना, फटने जैसा लगा। उसके बाद डिफेस्ट का मतलब है कि उस पे जो लिखी हुई चीजें थी ना, बहुत पुराना हो गया, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हो, मिट रहा है। म्यूटिलेटेड का मतलब है गंदा हो गया, बहुत ज्यादा वो चीज हो गया, है ना। तो कहने का ही मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है ना, शेयर सर्टिफिकेट है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो मतलब डिस्ट्रॉय, मतलब बर्बाद होने जैसा लग रहा है ना। ठीक है, इस केस में भी प्रोविजन करता है कि आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। तो इस समय तो कुछ है ही नहीं, जो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है, चाहे म्यूटिलेटेड हो, टॉर्न हो या डिफेस्ट हो, हम इसको लेकर के क्या करेंगे, हम इसको लेकर के कंपनी के पास चले जाएंगे, है ना, और कंपनी के पास चले जाएंगे, कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको क्या कीजिए, हमको नया यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आप इशू करके दे दीजिए। इस केस में क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल पहले वाला शेयर सर्टिफिकेट था, इसको कंपनी डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। हमने कल थोड़ा बहुत शायद बताया था, डिस्ट्रॉय करने के भी नियम है इसमें, है ना, कि कम से कम 2 डायरेक्टर का यहाँ पे होना जरूरी होगा, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका भी होना जरूरी है, और उनके सामने क्या होगा, इसको जला दिया जाता है ना, शेयर सर्टिफिकेट को क्या किया जाएगा, जला दिया जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और नया सर्टिफिकेट इनको इशू कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 46 क्या बता रहा है, शेयर सर्टिफिकेट, है ना। और ये सारा बात जो भी हम कर रहे हैं, ये सारा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, है ना, किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद इसमें और क्या लिखता है, सेक्शन जो सब सेक्शन 3 जो है 46 का कहता है कि नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, द मैनर ऑफ इशू ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर देयरऑफ, द फॉर्म ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, द पार्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स। हाँ, बोला गया कि ये सब तो ठीक है ना, इशू किया जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, हम शेयर सर्टिफिकेट इशू किए चाहे डुप्लीकेट इशू किए, इससे क्या मेंबरशिप रजिस्टर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं। मेंबरशिप, देखो मेंबरशिप रजिस्टर में कब चेंजेस आता है, जब ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, राइट, है ना। तो बोला कि ये सब होने के बावजूद भी देयर इज नो चेंज इन द मेंबरशिप रजिस्टर, वो तो एज इट इज रहेगा, है ना। ठीक है, वो जैसे का वैसे रहेगा, है ना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अब एक आता है, हमने बताया कि सारा चीज तो हम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि अगर शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तब क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर है तो उसका सिंपल है मतलब है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो क्या ये डिस्ट्रॉय और लॉस्ट होंगे? नहीं। आंसर इज नो, है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर है तो ये डिस्ट्रॉय और लॉस्ट हो ही नहीं सकता है। क्या ये म्यूटिलेटेड होगा, टॉर्न होगा, ये होगा, यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, है ना। डीमैट के केस में इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, डीमैटेरियलाइजेशन के केस में, यानी कि अगर कोई डीमैट फॉर्म में हमारा सिक्योरिटीज है तो डिपोजिटरी के पास, है ना, डिपोजिटरी के पास जो नाम है ना, वही एविडेंस मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, है ना। हमने क्या कहा कि शेयर सर्टिफिकेट इज द एविडेंस ऑफ टाइटल, है ना। तो अगर डीमैट फॉर्म में है तो डीमैट फॉर्म में है तो हमारा टाइटल कैसे प्रूफ होगा, अगर डीमैट वहां जो डिपोजिटरी जो कंपनी है अगर उसके पास नाम मेरा है तो ये मान लिया जाएगा, ये एविडेंस हो जाएगा प्राइमा फेसी कि मैं शेयर होल्डर हूं, मैं डिवेंचर होल्डर हूं, या मैं अदर सिक्योरिटीज होल्डर उस कंपनी का हूं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा कि अगर डिपोजिटरी के पास रिकॉर्ड्स है। डिपोजिटरी को भी रेगुलेट करने के लिए भारत में डिपोजिटरी एक्ट 1996 बनाया गया था, है ना। और 2 तरह की यहाँ पे डिपोजिटरी है, एनएसडीएल है और सीडीएसएल, है ना। एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। सर्विसेज है, अलग नाम है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। ये 2 डिपोजिटरी भारत सरकार के बिहाफ में लोग काम करते हैं, है ना। अभी हाल ही फिलहाल में एक न्यूज आया था कि एनएसडीएल अपना आईपीओ लेके आने वाली है, 2023 में लेके आने वाली है ना। अभी रिसेंट न्यूज है। चलो
डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का भी फॉर्म होता होगा ना? नहीं नहीं, SH1 सेम है। फॉर्म दैट इज एसएस 1। हाँ वही उसके लिए होगा सेम। specific- नहीं नहीं, क्या अलग क्यों होगा? हाँ देखो, जितना डिफरेंशिएशन वेरिएशन करेंगे ना, कॉम्प्लिकेशन उतना ज्यादा होता है। क्यों करना ज्यादा, है ना? है तो अल्टीमेटली वही चीज ना, है ना? बस वो डुप्लीकेट इशू हो जाएगा। चलो, सब सेक्शन 4 भी पढ़ लिया हमने, मतलब 1 खत्म हो गया था, 2 खत्म हो गया था, 3 खत्म हो गया था, है ना? Yes, ठीक है, 2 में यही डिस्ट्रॉय वगैरह की बात थी, 3 में था कि मेंबरशिप रजिस्टर में कोई चेंज नहीं होगा, 4 में क्या था कि डीमैट की बात कर रहा था, है ना? डीमैट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहा था। अब 5वां सब सेक्शन क्या करता है? इफ अ कंपनी विद, हाँ अगर डिफ्रॉड करने की कोशिश करे, ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है ना? अगर कोई कंपनी डिफ्रॉड करने की कोशिश करेगा, है ना, अगर कुछ फ्रॉड वगैरह करेगा, मान लो कोई मेंबर नहीं है तो जब जानबूझ के उसका मेंबरशिप में नाम लिख दिया, है ना, या कोई मेंबर था उसका मेंबरशिप रजिस्टर से नाम हटा दिया, है ना, yes, तो अगर कुछ भी ऐसा करती है कंपनी, तो इसमें 447 जो सेक्शन है ना वो अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत इसको पेनल्टी वगैरह देना पड़ सकता है। अब जो सेक्शन 47 है, इसके बाद 46 खत्म हो गया, 46 में इतनी बातें थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो सेक्शन 46 क्या करता है, वोटिंग राइट की बात करता है। क्या करता है? voting right। अपन पीछे हालांकि पढ़ चुके हैं इन चीजों को, है ना? सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है इसको। 47। वो थोड़ा सा गंदा होगा। देखो सेक्शन 47 क्या बात करता है? voting rights। वोटिंग राइट्स। अब हम अगर तुमसे पूछे कि वोटिंग राइट्स किसी शेयर होल्डर को कि कितना दिया जाएगा, बताओ तुम। और यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिमाग में क्या रखना है? इक्विटी शेयर होल्डर रखना है पहले। क्या रखना है ना? हालांकि ठीक है, अपन दोनों पढ़ लेंगे, है ना? पहले अपन इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देखते हैं, प्रेफरेंस के लिए क्या होगा अपन आगे देखेंगे, ठीक है? तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले के लिए अगर वोटिंग राइट की तुमसे बात करें हम, तो प्राइमा फेसी तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि वोटिंग राइट कैसे दिया जाता है? एक शेयर के अकॉर्डिंग जितना नंबर ऑफ शेयर होल्ड कर, मतलब ये है कि किसी कंपनी का जो पेडअप कैपिटल होता है, उसके पेडअप कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में मेरे पास जितना शेयर होल्डिंग होगा, है ना, हमारे पास वोटिंग राइट भी उतना ही होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी कंपनी का पेडअप कैपिटल 1 लाख है, हम मान लेते हैं, इसमें से 10,000 शेयर मैं होल्ड करता हूँ, 10%। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास वोटिंग राइट 10% है। पेडअप कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में मेरी जो शेयर होल्डिंग होगी, मेरा वोटिंग राइट वही माना जाएगा, प्राइमा फेसी, है ना? लेकिन इक्विटी पढ़ते समय हमने यूनिफॉर्म पढ़ा था और हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी पढ़े थे। तो अगर यूनिफॉर्म की बात करें तब तो ये ठीक है, यूनिफॉर्म बेसिस पे है, सबको सर एक जैसा अधिकार मिलेगा, वोटिंग राइट एक जैसा मिलेगा, है ना? लेकिन व्हाट हैपन इफ द कंपनी इशू द शेयर्स एट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? तो बोला क्या, अगर डिफरेंट क्लास ऑफ इशू है, कुछ यूनिफॉर्म है, कुछ डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल में भी अलग अलग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है ना? तो बोला क्या कि फिर देखना पड़ेगा हमको कि भैया इसके लिए कितना हो सकता है। सेम कहानी अगर डिफरेंशियल में आए तो 5% बन जाए सब्सिक्वेंट ऑफर में, फिर सब्सिक्वेंट ऑफर लाया डिफरेंशियल वोटिंग के राइट, फिर इसके लिए 2.5% कर दिया, है ना? तो डिपेंड, मतलब इन्वेस्टमेंट इतना ही है ना? यहाँ पे मिला उसको 10% राइट, यहाँ पे होगा 5% हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होते जा रहा है, ये क्या कर रहा है, वोटिंग राइट कम करते चल जा रहा है। हम बताया था ना कि हमेशा इंफीरियर होगा, सुपीरियर कभी नहीं हो सकता है ना? ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर को दिए कैसे गए हैं। लेकिन अगेन एक इसका जो बेस है वो पेडअप कैपिटल है। क्या बेस होगा? पेडअप कैपिटल, और उसी के प्रोपोर्शनेट में, है ना, हमारी जो होल्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हमको अधिकार दिया जाएगा। अगर यूनिफॉर्म बेसिस पे होगा तो यूनिफॉर्म बेसिस पे, और अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे होगा तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे तुमको आगे समझ? ये तो कहानी इक्विटी शेयर होल्डर की है ना? इतना तक कहानी था इक्विटी शेयर होल्डर का कि जो हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, राइट? जो हमारा पेडअप कैपिटल में होगा इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अच्छा, ये सारा कहानी लगभग सेक्शन जो सब सेक्शन 1 है उसमें लिखा गया है सारा बात। अच्छा, अब और क्या करता है प्रेफरेंशियल के लिए? हम पीछे पढ़े थे, है ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या वोटिंग राइट होता है? यस सर, होता नो। है। तो पहले सुनो,
अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रेफरेंशियल होल्डर को वोटिंग राइट है, नहीं। प्राइमा फेसी आंसर इज नो। नहीं। लेकिन लॉ एक्चुअली बहुत स्टैटिक बात नहीं करता है ना। पहले तो बोल दिया नो, लेकिन हमने कल बताया था कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो प्रेफरेंशियल होल्डर के लिए एक स्पेशल राइट लेके आया कि अगर लगातार 2 साल तक प्रेफरेंशियल होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं दिया गया तो हम इसको इक्विटी शेयर होल्डर मान लेंगे, राइट। तब उस केस में इसके पास वोटिंग राइट आ जाएगा, अदरवाइज इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, हमको ये ध्यान रखना है ना। तो प्राइमा फेसी इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन हाँ इन सर्टेन केसेस हो जाएगा। हाँ लेकिन एक और चीज है कि प्रेफरेंशियल होल्डर हो गया या डिवेंचर होल्डर्स हो गए, इनकी एक क्लास मीटिंग होती है। क्या मीटिंग होती है? क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग। इस क्लास का ये मतलब हुआ कि ये जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर वाले होंगे एक अलग क्लास के लोग हैं, इनकी एक अलग मीटिंग की जाएगी। तो जब ये मीटिंग होता है कब? कोई ऐसा काम जिससे इसका अधिकार अफेक्ट हो रहा है, राइट अफेक्ट हो रहा है, उस केस में एक अलग से मीटिंग की जाएगी जो केवल प्रेफरेंशियल होल्डर वाले का होगा, है ना। और वो भी अगर कंपनी ने 5 बार प्रेफरेंशियल इशू किया है ना, तो 5 क्लास हो गए, 5 क्लास हो गए, है ना। तो अगर सबका राइट अफेक्ट हो रहा है तो सबका मीटिंग होगा, लेकिन अगर सबका राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो फिर सबका मीटिंग नहीं बुलाया जाएगा, जिसका राइट अफेक्ट हो रहा है उसी की मीटिंग बुलाई जाएगी। दैट इज द क्लास मीटिंग। तो ये चीज ध्यान रखना है। खत्म हो गया सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। आगे बढ़े। इसके बाद जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 48, है ना। अब देखना यहीं पे आता है वेरिएशन, है ना। चलो सेक्शन 48 क्या करता है? वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स, है ना। अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पे कंपनी इशू ला सकती है ना। अब उस वेरिएशन के लिए थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन लास्ट में किया था पिछले क्लास में, है ना, कि कैसे वेरिएशन लाए जा सकते हैं। वही चीज थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत है क्योंकि सेपरेट सेक्शन है। 48 क्या बोलता है? इन वोटिंग राइट्स। देखो जब जब वोटिंग राइट में वेरिएशन लाए जाएंगे, है ना, जब जब वोटिंग राइट में वेरिएशन लाए जाएंगे, इसका सब सेक्शन 1 क्या करता है कि वेयर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, है ना। यानी कि यूनिफॉर्म बेसिस पे जो अलॉटमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा है ना, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट की बात कर रहा है। कह रहा है कि वेयर शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ द शेयर्स, द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास may be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class or by means of a special resolution passed by a separate meeting of the holders of the issued shares of that class. Okay. If provision with respect to the such variation is contained in the memorandum or articles of the company, or in the absence of any such provisions of the memorandum and article, if such variation is not prohibited by the, ठीक है। सिंपल है कि सेक्शन 48 क्या कहा, है ना। लॉ हमको परमिट करता है, मतलब ये आजादी देता है कि हम वेरिएशन पे ला सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन क्या कहा इन्होंने कि इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सब सेक्शन 1 है ना। कंडीशन इन्होंने क्या डाला? क्या कंडीशन बोला? बोलो। कि बोला कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, कौन? एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, राइट, इसके 3/4 मेजोरिटी के साथ, कितने के साथ? 3/4 मेजोरिटी के साथ हमको, है ना, देखो 3/4 मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 3/4 क्या इसको हमेशा नहीं बोल सकते हैं? यस सर। 3/4 बोले या ऐसा बोले, है ना, ठीक है। क्योंकि जो एसआर का डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन एसआर का? मतलब 3/4 नहीं, डेफिनेशन ही नहीं। क्या है डेफिनेशन? बोलो डेफिनेशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है बताइए, वही पूछ रहे हैं। वोटिंग फेवर इज 3 times more than voting against। हाँ ठीक है, कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 114। हाँ, तो एसआर और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को डिफाइन किया है इन्होंने 114 सेक्शन में, जो ये कहता है कि अगर जितना अगेंस्ट में वोटिंग हुआ है उसका 3 times, 3 बोल रहा है, 3/4 यानी 3 times है ना। अब सुनना है क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी वेरिएशन पे अगर इक्विटी शेयर इशू करेगी तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के द्वारा 3/4 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोले, राइट। या एसआर पास करना पड़ेगा,
है ना। जब जब ऐसा रहेगा तो क्या आएगा, एमजीटी कोड को ऐड करके कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। 30 डेज। किसको फाइल करोगे, आरओसी। आरओसी को। इसके साथ कुछ फीस देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा ना। Yes. ये इतना सीरीज याद रखना, जैसे ही ये आया ए राइट, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि ये 3/4 मेजोरिटी से पास कीजिए। हाँ, एक और चीज इन्होंने कहा है कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल देख लो। क्या देख लो, मेमोरेंडम और आर्टिकल देख लो कि वेरिएशन पे कैसे लाना है। अगर कुछ मेमोरेंडम आर्टिकल में प्रोविजन है तो उसको देखना है, राइट, है ना। अच्छा, उसके बाद ये चीज देख करके उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इशू लेके आ सकते हैं। चलो, और क्या है, और कुछ स्पेशल बात इसमें कहा है क्या इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट इफ वेरिएशन ऑफ वन, हाँ ठीक है, द कंसेंट ऑफ 3/4, इतना ठीक है। ऑल्सो ऑब्टेन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द सच वेरिएशन। हाँ, एक तो कहा कि अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम, और दूसरा देखो क्या कर रहा है, नॉट प्रोहिबिटेड बाय मेमोरेंडम। क्या कर रहा है, नॉट प्रोहिबिटेड बाय एमओए और एओए, है ना। अगर मान लो एमओए और एओए में प्रोहिबिशन रहेगा तो क्या हो सकता है, वेरिएशन। सुनना अच्छे से, वेरिएशन लाने के लिए एमओए और एओए देखना पड़ेगा, और अगर प्रोहिबिटेड है ना, फिर नहीं ला सकते हैं, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अच्छा, ये चीज हो गया। नॉट प्रोहिबिटेड, है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, देखिए प्रोहिबिशन क्या डाल सकती है कंपनी, कंपनी डाल सकती है, क्या आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन डाल सकती है, बोलो। डाल सकती है सर, पॉसिबिलिटी है। यस। सेक्शन 6 याद करो कंपनी होगा क्या करता है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या प्रोविजन बोलता इन वोटिंग राइट है ना सर। है, सेक्शन 6 क्या बोलता है कंपनी होगा, ये बताओ। अच्छा चीज है, अभी थोड़ा सा हम स्किप हुए, मतलब ये हमको बोलना कुछ और चाहिए तो बुलाया कुछ और है, लेकिन अच्छा है कि इससे क्वेश्चन अराइज हुआ है। हाँ। क्या प्रोहिबिशन कंपनी अपने एओए के माध्यम से ला सकती है वेरिएशन पे। सेक्शन 6 कहता है एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए, यही ना बोलता है। अब एक बात बताओ, हमको एक्ट परमिट कर रहा है ना, कि हम वेरिएशन पे इशू ला सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल में हम लिख सकते हैं, तो वर्ड ऑफ इशू हो जाएगा, ला ही नहीं सकते हम, है ना। क्योंकि एक्ट क्या करता है, ओवरराइड करता है एमओ और एओए को, तो मतलब एक्ट के बियॉन्ड जाके कैसे लिख सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक कह ये रहा था, जो बी नंबर क्लॉज है, ये कह रहा था कि एक तो मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर परमिट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएशन से ला सकते हैं। अब सुनना अच्छे से, इसमें क्या लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं कि एमओए और एओए में कैसे कैसे लिखा गया है, क्या प्रक्रिया होगा, हम वेरिएशन पे कैसे लेके आएंगे, राइट। वो देख लो, इसमें इन्होंने कहा है ना, कि देखना अच्छे से, इसका लैंग्वेज क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इन सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास, है ना। क्या बोला है कि अगर कुछ नहीं है एमओए और एओए में, ठीक है, तो फिर क्या करता है कि जब हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल साइलेंट है, अगर उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, एक्ट देखते हैं। एक्ट और रूल्स रेगुलेशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम इशू लेके चले आएंगे, बस यही कहा है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, अब एक और बात देखना, वेरिएशन तो हो गया 3/4 मेजोरिटी के साथ, तेसर पास करके आप वेरिएशन पे क्या करेंगे, इशू तो लेके चले आएंगे, है ना। अब हमको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा सेक्शन 37, है ना। किस सेक्शन के लिए, इसके सब सेक्शन 2 के लिए। एक कहता है यहाँ पे सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कंपनी वेरिएशन पे इशू लेके आएगी, अगर वेरिएशन अगर है वोटिंग राइट में, अगर इशू लेके आएगी, और अगर किसी मेंबर को अगर इससे आपत्ति है, देखो इधर एग्जिस्टिंग, तो 3/4 से पास करा के तो आप कर दिएगा, बाकी भी तो बच रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 25% लोग अभी बच रहे हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि आपके साथ 80% लोग हैं, 20% तो बच रहे हैं। तो कह रहा है कि जो डिसेंटिंग मेंबर होंगे, कौन सा मेंबर, डिसेंटिंग मेंबर, जो सहमत नहीं है ना, तो कह रहा है कि वो लोग, है ना, जो इससे सहमत नहीं है ना, वो लोग ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि ट्रिब्यूनल कौन जाएगा सर, है ना। तो कम से कम 10% जिसके पास वोटिंग पावर होगा, कौन जाएगा, 10%। यानी ये लोग जो बचे हैं ना, इसमें से कम हमको 10% इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर मेरे अकेले होल्डिंग 10% है तो मैं अकेले चला जाऊंगा,
लेकिन अकेले मेरी होल्डिंग 10% नहीं है अगर, ठीक है, तो हमको कम से कम ये पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। हम ये इसलिए लिख रहे थे जहाँ यहाँ पे क्लास एक्शन सूट को डिफाइन किया है, राइट। थोड़ा सा सिमिलरिटी यहाँ पे भी आ रहा है, हमने इसलिए मतलब वहाँ पे 37 मेंशन, 37 नहीं 137 है क्लास एक्शन सूट है, 37 ही। अब वो थोड़ा सा मैं मिस 137 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हमको लगता है 137। एक मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं हम। नहीं 137 में तो AOC 4 की बात करते हैं, ठीक है, फिर 37 ही होगा। एक मिनट इसको कंफर्म करना जरूरी है। हाँ, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन कितना सेक्शन है, 37 ही है, सही है ना, 37 में सही लिखा था। सिंपल चीज है, कंक्लूड करें अगर हम सेक्शन 48 को तो क्या क्या बातें निकल के आई, अब इसको अपन खत्म करते हैं, है ना। हमने इसमें पढ़ा कि कंपनी वोटिंग राइट में वेरिएशन ला सकती है ना। कंडीशन ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स होंगे, उसके 3/4 के साथ मेजोरिटी से हमको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर जब पास करेंगे तो एमजीटी 14 विदिन 30 डेज हमको फाइल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, आरओसी को विद फी के साथ। अच्छा, जब ये काम करेंगे तो मेमोरेंडम आर्टिकल देख लेंगे कि उसमें क्या प्रक्रिया बताई गई है। अगर उसमें कुछ चीजें नहीं है ना, फिर हम अपना एक्ट देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस काम को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक चीज देखा कि अगर कोई लोग अगर मान लेते हैं कि इन चीजों से वेरिएशन से सहमत नहीं है ना, तो ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, है ना। अब देखो ट्रिब्यूनल जाएंगे तो फिर अब आगे क्या होगा, ट्रिब्यूनल जाएंगे तो जो लोग जाएंगे अपनी बातों को रखेंगे, है ना, कि आप क्यों असहमत हैं, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वेरिएशन पे आए। अगर इन लोगों का बात सही पाया गया ट्रिब्यूनल में, ठीक है, तो इनके फेवर में ऑर्डर पास होगा। और अगर नहीं, ट्रिब्यूनल को लगा कि नहीं कंपनी सही कर रही है ना, तो इनका एप्लीकेशन जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी जो कर रही है वो सही माना जाएगा, है ना, समझ रहे हो, है ना। तो ट्रिब्यूनल डिपेंड करता है कि जैसा मैटर होगा ट्रिब्यूनल उस तरीके से सुन के इस चीज को अपना फैसला सुनाएगा। चलो, उसके बाद सेक्शन 49 आता है। कौन सा सेक्शन आता है, ये सब सेक्शन थोड़ा सा समझने लायक था अभी तक, है ना। अब थोड़ा सा जो आगे का सेक्शन है, अब आसान सेक्शन है, देखना। देखो इधर सेक्शन 49, एक दो सेक्शन और पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं। देखो सेक्शन 59 क्या करता है, कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ द सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, है ना। देखो कॉल के लिए क्या बात कहा इन्होंने कि यूनिफॉर्म बेसिस पे करो। कैसे करो, यूनिफॉर्म बेसिस पे करो। किसके लिए, सेम क्लास के लिए। देखना इसका क्या मतलब क्या है ना। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। कितना इशू किया, ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर, है ना। पहला कॉल इन्होंने, फर्स्ट कॉल, ठीक है, मान लो पहले एप्लीकेशन होता है, राइट। मान लेते हैं कि एप्लीकेशन के साथ इन्होंने 5 रुपया ले लिया, ठीक है। पहला कॉल किया इन्होंने 3 रुपए के लिए और सेकेंड कॉल किया इन्होंने 2 रुपए के लिए। इस तरीके से कितना हो गया टोटल, हो गया 10। अब यहाँ पे कल क्या रहा है, सेक्शन करता क्या है, ये जो 1 लाख इक्विटी शेयर है, देखो देखो इधर 1 लाख है ना, जितने लोगों ने एप्लीकेशन मनी दिया होगा, जितने लोग शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए होंगे, जब हम कॉल करेंगे तो सबको करेंगे। क्या करेंगे, हम सबको कॉल करेंगे। मतलब अगर मैं फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मांग रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा कि आधे लोगों से मांगे और आधे लोगों से ना मांगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, अगर ऐसा नहीं करती है कंपनी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करती है, तो क्या इस संविधान का हमारा जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार, क्या वायलेशन नहीं है? सोचो ना, है ना। वो कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, है ना, बोलता है ना, प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर आप सेम क्लास है, हम, है ना, क्लास तो सेम है, क्या लिखा, सेम क्लास,
है ना। Yes. तो सेम क्लास के लोगों के साथ, है ना, क्योंकि उस पे जो आप डिविडेंड दोगे, है ना, या जो भी बेनिफिट इस शेयर पे मिलने वाला है, ये तो सबको एक जैसा मिलने वाला है। तो जब सबको एक जैसा मिलने वाला है ना, तो आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? ये संवैधानिक अधिकार के हनन है ना। इसीलिए इस सेक्शन में इन्होंने क्या लिखा है ना, देखना कैसे लिंक करता है ना, कहां कहां से प्रोविजन लेके आता है ना, ये सीधा वहां से अट्रैक्ट होता है कि आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार है ना, और इसको पढ़ोगी ना, है ना, तो ये बताता है कि ये अधिकार एवरी पर्सन कैन बी एंजॉयड। सुनना अच्छे से, आर्टिकल 14 की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आर्टिकल 14 कहता है कि हर पर्सन, और पर्सन का जो डेफिनेशन है बहुत लार्ज है, कंपनी भी पर्सन, इंडिविजुअल भी है, HUF भी है, मतलब आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। बट अगर तुम आर्टिकल 19 पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, इट्स ओनली एक्सरसाइजेबल बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। समझना अच्छे से, वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, यानी कि वो नेचुरल पर्सन के लिए है, सिटीजन के लिए है, नॉट फॉर द पर्सन। तो इसका जो एम्बिट है ना बहुत लार्ज है ना, बहुत बड़े स्तर पे यूज होता है। और यहाँ पे भी देखिए, अगर हम शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बेसिस की बात कर रहे हैं, तो कंपनी कैन ऑल्सो बी अ शेयर होल्डर, कंपनी भी शेयर सब्सक्राइब कर सकती है ना, है ना। तो बोला कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, क्या करना है मेंटेन, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है। अगर आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करोगे तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा, और फिर इस केस में क्या होगा, आपके अगेंस्ट में फिर फाइल हो जाएगा, सूट फाइल हो जाएगा। आया है समझ में? जब कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म बेसिस पे करेंगे, हम सबको करेंगे। अच्छा, सेक्शन 50 क्या करता है, ये इतना ही है, ये समझ में आ गया तो ज्यादा ही कुछ हम पढ़ा दिए। चलो आगे देखते हैं। अब सेक्शन 50 क्या करता है, 50 पढ़ के अपन खत्म करेंगे इसको भी आज। देखो सेक्शन 50 कहता है कंपनी टू एसेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप, है ना। सेक्शन 50 क्या करता है, कंपनी टू एसेप्ट अनपेड शेयर्स कैपिटल, अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। इसका क्या मतलब है सर? अब एक बात बताओ, एक कंपनी के राइट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एक कंपनी की राइट की बात कर रहा है, राइट ऑफ कंपनी। क्या राइट है सर, कि जो पैसा कॉल नहीं किया गया है अभी, ऑल्दो नॉट कॉल्ड, जो पैसे अभी तक बुलाए नहीं गए हैं, कंपनी को राइट है पैसा बुलाने को, बुला सकता है नहीं बुला सकता। अभी जो हम जस्ट पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन के साथ आया 5 रुपया और शेयर कितने का था, 10 का। तो एप्लीकेशन के साथ हम 5 लिए हैं आपसे, तो 5 हमको पाने का अधिकार है कि नहीं है? वंस द एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस गिवन बाय द सब्सक्राइबर या गिवन बाय द एप्लीकेंट इन्वेस्टर टू द कंपनी, है ना, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना, आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो यही है, ये राइट की बात करता है कि कंपनी के पास ये अधिकार है कि जब जब एक कॉल करेगा आपको पैसा देना पड़ेगा। यही से एक बात निकल के आता है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे ना तो फॉरफिट कर लेगा शेयर। क्या कर लेगा वो, शेयर फॉरफिट कर लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को उल्लंघन किया है ना। अब सोचो, हमने अगर मान लो कि अगर हम एक कंपनी है, हम सोचे कि हम 10 लाख का इशू लेके आएंगे, 10 लाख रुपया मेरे पास आएगा और हम उस 10 लाख से बिजनेस करेंगे। एक आदमी ने 5 लाख का एप्लीकेशन दिया, है ना, और उस पर 50% पैसा तो दे दिया, 2.5 लाख, लेकिन जब हमने कॉल किया तो पैसा देने से मना कर दिया। अब वो जब पैसा नहीं देगा हमको, है ना, तो हमारा एक तो कंप्लायंस कॉस्ट बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, है ना। दूसरा, अब हम जो सोच के इशू लाए थे जिस पर्पस के लिए, अब वो हमारा काम नहीं होगा, तो हमारा इतना सारा जो नुकसान होगा, तो क्या इसके लिए उस इन्वेस्टर को, उस एप्लीकेंट को हम जिम्मेदार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, है ना। इन इट सिचुएशन द कंपनी क्या कर सकती है, एक्सरसाइज द पावर और शेयर को फॉरफिट कर सकती है ना। और फॉरफिट में जब बात चल रहा है तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर 10 रुपए के शेयर पे 5 रुपया जमा है, बचा कितना, 5। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉरफिट होगा तो 5 रुपया इन्वेस्टर का वापस होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना।
रिमेनिंग फॉरवर्ड करेगा ना। नहीं, ये फॉरफिट करेगा इसको, है ना, तो ये वापस होगा कि नहीं होगा? कहाँ से वापस होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप वायलेशन कर रहे हैं ना अधिकार का। इतना ही नहीं है, पता है, कंपनी इसको पैसा भी नहीं देगी और कंपनी को ये भी अधिकार है कि फिर इसके अगेंस्ट में सूट फाइल भी करेगी, है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप वायलेशन कर रहे हैं, है ना, ये सारा नियम है ना। फॉरवर्ड का प्रोसेस क्या होता है? फॉरफिट के लिए जब कर लेगी कुछ नहीं है, इसका एक करके इसको इंटीमेट करेगी, इधर से नोटिस आएगा इसको, है ना, कि आपने इतना एप्लीकेशन दिया था, पैसा नहीं दिया, आप इसलिए फॉरफिट कर रहे हो सर आपका, है ना। एक समय दिया जाएगा कि इतने समय में अगर आप पैसा दे देते हैं तो ठीक है। देखो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। कोई भी एक्शन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कोर्ट एक आदमी को सुन के नहीं ले सकता है। हमारा ये कहना है कि आप ऐसे ही फॉरफिट नहीं कर लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। भाई सामने वाले की स्थिति क्या होगी तो देखना पड़ेगा, है ना, तो हमको नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये कॉल कर रहा हूं मैं, आप पैसा नहीं दे रहे हमको, है ना, और पैसे की जरूरत है। ये सब करने के बाद स्टिल देयर इज नो रिस्पांस इज गिवन बाय द इन्वेस्टर, है ना, देन द कंपनी कैन टेक द एक्शन, है ना, तब फॉरफिट किया जा सकता है। क्योंकि देखो, कल के दिन में अगर ये इन्वेस्टर एक्शन लेने को कोर्ट में जाए तो हमारे पास रहना चाहिए ना ग्राउंड कि सर हमको, हमारे पास से जितना एक्शन लेना चाहिए था मैंने सब किया, स्टिल जब कुछ नहीं हुआ तब हमको लास्ट में करना पड़ा। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत बोलता है कि विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हम एक आदमी को सुन करके आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये कहानी कहता है सेक्शन 15। बस देखो, नाम में अगर ढंग से पढ़े ना अपन तो इसी से आंसर निकल जाता है। कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर, है ना, कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप, कि जो कंपनी ने इशू लाया है अगर उसमें से जो कॉल्ड अप है, ये कंपनी का अधिकार है कि कंपनी पैसा मांगेगी और आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस है ना। और अच्छा, एक बात बता दे तुमको, और ये 10 रुपए का शेयर था, देखो देखो देखो, 5 रुपए जमा किया, है ना, मान लेते हैं 5 रुपए जमा किया, ये टोटल 1000 शेयर था। कितना शेयर खरीदा था? 1000 शेयर, है ना, 5-5 रुपए सब पे दे दिया था। अब ये क्या कह रहा है कि हम एप्लीकेशन के साथ आधा पैसा दिए हैं, आप ऐसा कीजिए 1000 हमको शेयर मत दीजिए, हमको 500 शेयर दे दीजिए। कितना शेयर दे दीजिए? 500, और ये 5 रुपए से सेटअप कर दीजिए। तो इसका भी तर्क सही है। हाँ, देखो इधर देखो, समझना अच्छे से कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जब कॉल किया कंपनी ने तो इसका कहना है, जो सब्सक्राइबर है उसका क्या कहना है कि हम आधा पैसा तो दे दिए हैं, हम 1000 के लिए एप्लीकेशन लगाए थे, आप ऐसा कीजिए ना, हमको आधा शेयर दे दीजिए, 500 शेयर दे दीजिए, 1000 मत दीजिए शेयर, है ना। क्या कंपनी बाध्य है 500 शेयर देने के लिए, या इसको 1000 ही शेयर लेना पड़ेगा? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? समझ में आ तुमको आया? क्या कंपनी बाध्य है कि 500 शेयर देना पड़ेगा, या इस इन्वेस्टर को ये पैसा देना पड़ेगा रिमेनिंग, इसको 1000 ही शेयर लेना पड़ेगा? क्या लग रहा है? बोलो। 1000 ही शेयर लेना पड़ेगा, ध्यान रखना बात। जो एप्लीकेशन वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, ध्यान रखना बात, है ना, फिर तो नजायज फायदा उठाने लगेगा, है ना। 1000 ही शेयर लेना पड़ेगा आपको, है ना। एक और बात है कि जब हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, बेसिक अगर हम पढ़े तो बोलते हैं कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पढ़ते हैं। तो उस लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमने जितना का शेयर सब्सक्राइब किया है उतना पैसा हमको देना पड़ेगा, बस इतनी मेरी लायबिलिटी है। अरे भैया, तो इतनी जब लायबिलिटी है तो इतना पैसा दो ना कंपनी को, आप तो नहीं ना चुका रहे लायबिलिटी, समझे बात, है ना। कंपनी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो उसका क्या मतलब है, हमने जितना का शेयर सब्सक्राइब किया, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, मैं जितना का गारंटी दिया, है ना, एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ गारंटी का पैसा देना पड़ेगा, अगर सरप्लस नहीं है उसमें तो पैसा नहीं है तो। और यहाँ पे हमने जितना का शेयर सब्सक्राइब किया उतना का शेयर हमको पैसा देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई भी होगा तो कैसे होगा, कंपनी और इन्वेस्टर दोनों बैठ के बात करेगा, दोनों सहमत होगा तब ना, तब रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर कंपनी का कहना है कि ना भैया हमको पैसा चाहिए तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर फॉरफिट कर लेगा। क्या कर लेगा? फॉरफिट कर कंपनी लेगा। और शेयर होल्डर मिलके वो 500 का सेटअप कर सकता है। हाँ, वो कर, तो हम क्या बोले, दोनों के सहमति से तो हो ही सकता है ना, है ना। लेकिन अगर नहीं बन रही है सहमति तो कंपनी के पास राइट है, राइट है, क्या है, लिख दिया, ये अधिकार है कंपनी का। आया समझ में? क्या क्या पढ़े? सेक्शन कहाँ से पढ़े? 46 क्या था ये? शेयर सर्टिफिकेट। सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। सेक्शन 48 वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स
सेक्शन 49 यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल कैसे करोगे? यूनिफॉर्म बेसिस पे सेक्शन 50 क्या पढ़े कंपनी कि पैसा अगर बाकी है तो कॉल करने का अधिकार कंपनी को है। याद है कितने सेक्शन पढ़े? 1 2 3 4 5 है ना। तो अभी तक अपन कितना से पढ़ चुके हैं? 43 पढ़ चुके हैं, 44 पढ़ चुके हैं, 45 पढ़ चुके हैं, 46 से पढ़ चुके हैं। फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।